साथियों, आप सबको मेरा सलाम। और बहुत कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर मैंने आपसे बात करनी है, और पहले भी कई मरतबा मैं आपसे इन मुद्दों पर बात कर चुका हूँ। मगर अब देश के अंदर एक ऐसे हालात बन गए हैं कि हम लोगों ने अगर आज इसके ऊपर कुछ नहीं सोचा तो आने वाला समय हमारा और हमारे बच्चों के लिए बहुत दुखदाई होगा। तो मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो बातें ये हैं कि आज का जो समय है, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, और सरकारी आंकड़ा है कि जो सबसे ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो मसीह समाज में है। ये सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं। आप चाहे तो इसको गूगल भी करके देख लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में हमारे पास कुछ नहीं रहा। पहले जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारी गिनती बहुत अच्छे अफसरों में होती थी, बहुत अच्छे आर्मी के जवानों में होती थी। और उस समय जो हालात ऐसे थे, जब देश आज़ाद हुआ तो जो हेल्थ का सेक्टर था वो हमारे पास था। इसके अलावा जो एजुकेशन सेक्टर था वो हमारे पास था। फौज में भी हमारे लोग जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे, और देश में IAS, IPS, ICS भी बहुत हुआ करते थे। मगर जैसे जैसे 70-80 आया, उस वक़्त पूरे देश के संग ये एक माहौल बनाया गया इस देश के अंदर कि हमारे लोगों को इस चीज़ से दूर कर दिया गया। आज हालात ये बन गए हैं कि आज हमारे लोग, ना तो उनके पास नौकरी है और ना उनके पास रोज़गार है, और ना आज उनके पास अच्छे पद हैं। और पॉलिटिक्स में तो है, कहीं है ही नहीं। राजनीति में तो नॉर्थ के अंदर ये हाल है कि आज किसी भी पार्टी के अंदर हमारा कोई भी आदमी, हमारा मसीह समाज का कोई भी शख्स किसी ऐसे ओहदे पे नहीं है, किसी ऐसी पोस्ट पर नहीं है कि जहाँ पर वो अपनी बात को कह सके। आज पूरे देश के अंदर हमारे खिलाफ जो माहौल बना है धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर, 13-14 राज्यों में जो हमारी जो इन्होंने एक धर्मांतरण का बिल पास कर दिया है, आगे अगर यही हाल रहा तो सभी प्रदेशों में वो इसको पास कराएंगे और फिर वो लागू भी हो जाएगा। आज अगर हम नहीं चेते तो हम बहुत बड़ा अपना नुकसान उठाएंगे। मेरा आपको ये कहना है कि आप लोग एकजुट होइए, पूरा मसीह समाज एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े। क्योंकि आपको पता है सरकारी नौकरियां तो रही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन पूरे देश में हो रहा है। और प्राइवेट में ये हाल है कि जो आदमी आज 30,000, 40,000 की नौकरी कर रहा है, आने वाले समय में उसको 12 या 15,000 रुपये मिलेंगे, अगर मिल गए तो उस वक़्त हमारी जनरेशन क्या करेगी, हमारी युवा पीढ़ी क्या करेगी। आज देश में 60 से 65% युवा पीढ़ी है, मगर हालात क्या है, आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोज़गारी का। मगर हमारे लोगों की मती मारी गई है, हमारे लोगों को ऐसे भ्रम में डाल दिया है, हमारे लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया है, जिसे पढ़कर वो अंधभक्त बन जाते हैं। मेरा आपको ये कहना है, मैं पूरे मसीह समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे आदिवासी समाज की बात कर रहा हूँ, पूरे OBC समाज की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग आज भी नहीं जागे तो ये समय ऐसा है कि आने वाले समय में आपको बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। हालात पूरे देश में ऐसे बना दिए गए हैं कि आप और हम, मैं आदिवासी समाज को भी कहना चाहता हूँ, अपने OBC समाज को, अपने दलित समाज को भी कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक बहुत बड़ी ताकत है इस देश के अंदर। और अगर हम लोग सब इकट्ठा हो जाएं तो देश की जो सत्ता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो हमारे पास होगा। ये देश आज जो है विकल्प की तलाश में है, और वो विकल्प हम लोग बन सकते हैं। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास इतना बड़ा टैलेंट इस देश के अंदर हमारे पास है कि हमारे लोगों के पास किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। संसाधन हमारे पास है, मगर हम क्या करते हैं, वो संसाधन अपने लिए रखते हैं, अपने भाई लोगों को उससे दूर रखते हैं। हमारे पास इतना संसाधन है कि आज अगर हम इसको यूज़ करें, चाहे वो ईसाई संस्थान हो, चाहे वो मुस्लिम संस्थान हो, चाहे वो दलित समाज से हो, चाहे वो आदिवासी समाज से हो, हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। मगर हम करते क्या है कि जो हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो लीडरशिप हमारे अंदर से भी निकल रही है, हम उनको उन संसाधनों से दूर कर देते हैं और वो बेचारे लड़ाई नहीं लड़ पाते। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो हमारे लीडरान हैं, जो वाकई हमारी लड़ाई को, हमारी आवाज़ को उठाने के लिए देश में चारों ओर घूम रहे हैं, आप लोग उनका साथ दीजिए ताकि वो लोग आगे काम कर सकें। हमारे पास आज के टाइम में जहाँ अगर थोड़ी बहुत कमी है तो वो हमारे संस्थानों की है कि हमारे संस्थान हमारे से दूर हैं, वो सिर्फ अपना ही भला चाहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर अगर हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए तो ये वही संस्थान होंगे
जिनको पहले बंद किया जाएगा। आप जानते हैं FCRA बंद हो चुका है बहुत सारे संस्थानों का, और आने वाले समय में भी होगा। और जिस प्रकार से कल आपने एक घटना देखी है देश के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस जगह का, कल रामनवमी के दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने, भगवाधारियों ने वहाँ पर जो है झंडे लहराए, अपने भगवा झंडा लहराया उन मस्जिदों के सामने, उस मज़ारों के सामने। तो मैं कहूँगा बहुत शर्मनाक बात है। इस देश में सबको हक है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, कोई किसी भी धर्म किसी मज़हब का हो वो अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। मगर ऐसे हालात क्यों बने या क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं इस देश की एक देश में एक ऐसा तबका, एक ऐसा तंत्र काम कर रहा है जो एक खौफ में और दहशत में लोगों को रख रहा है, ताकि आप अपनी आवाज़ को ना उठाएं, अपनी आवाज़ को आप आगे ना लेकर जाएं, आप अपनी लड़ाई ना लड़ें, आप अपने अधिकार के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए कुछ ना बोलें। अगर आप बोलते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। मगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें जेल जाने से कोई डर नहीं है, क्योंकि आपको पता है देश की आज़ादी के लिए बहुत लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी और वो जेलों में गए, वो शहीद हुए। तो ये शहीदी ये देश फिर मांग रहा है, और जब तक हमारे लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे हम लोग हमेशा पीछे रहेंगे और हमें पीछे कर दिया जाएगा। हम लोगों को इन चीज़ों को समझते हुए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। और मेरी आपसे ये इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है, ये गुजारिश है कि आप लोग इस स्थिति को समझिए, अपने बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, और आने वाले अंधकार जो बना दिया गया अंधकार हम लोगों के लिए, उस अंधकार में हम कैसे रोशनी ला सकें, इस रोशनी के लिए हमें काम करना है। मैं आपसे फिर दोबारा मिलता रहूँगा और समय समय पर आपसे बात करता रहूँगा। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हों तो ज़रूर मुझे आप कॉल कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझे सुझाव दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई मेरी अकेले की नहीं है, पूरे समाज की लड़ाई है। पूरे देश में आज हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इन हालातों से निकलने के लिए हम सबको एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी होगी। बस मैं आपसे इतना कहूँगा कि अपने संसाधनों को हम लोगों से जोड़िए, ताकि हम लोगों को भी मूवमेंट करने के लिए जगह मिले। काम हम लोग करेंगे और ज़रूर करेंगे आपके लिए क्या, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। देश का भविष्य युवा पीढ़ी होती है। आज पूरे देश के अंदर 60 से 65% युवा पीढ़ी है, मगर उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। उनको जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डाल दिया गया है, वहाँ रोज़ सुबह इस तरीके की बातें डाली जाती है कि वो बच्चे अभी ना समझे, वो नहीं जानते कि देश का इतिहास क्या था या देश का इतिहास क्या है। हम लोगों ने वो चीज़ देखी है, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय में बहुत मैं तो नहीं था, मगर जब मैंने होश संभाला है तो देश उस टाइम बहुत एक जिसे कहते हैं युवा था। युवा मीन्स यानी कि उस समय देश को आज़ाद हुए 17-18 साल हुए थे। तो मेरा कहने का आपको ये मतलब है कि आप लोग जानें, हम लोग जो इस समय की जो पीढ़ी है, हम लोगों ने जो देश को बनते हुए देखा है, देश के अंदर हमने एक राष्ट्र प्रेम देखा है, देश के अंदर जो सौहार्द जो भाईचारा हमने देखा है, उसको बनाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग काम करें। क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इंटरनेट पे भटक गई है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी में जाकर भटक गई है। हमने उनको राह दिखानी है, उनका मार्गदर्शन करना है, इस देश को बचाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, इस देश का विकास करना है। देखिए देश में तो बहुत पहले विकास हो चुका है, मगर आज उस विकास को विनाश के हाथों में देकर हमने इस देश को जो है विनाश की ओर धकेल दिया है। मेरा आपसे ये कहना है, आप इन चीज़ों को समझें, आज के हालात को समझें, और हम सब एकजुट होकर लड़ाई को लड़ें। चाहे वो हमारा आदिवासी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, हम लोग सब इस देश की धरती में पैदा हुए हैं। इस देश के लिए हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। बस ये देश बचेगा तो हम बचेंगे। मेरा बस अब आपसे आखिरी में यही विनती है कि देश को बचाना है और हम सबको एक साथ होकर लड़ना है। धन्यवाद।